बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा PRC 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। और उसमें आज हमने डिस्कस करना है रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिवार्ड्स का मतलब क्या होता है? बदला। ठीक है, या इनाम, जो किसी चीज के रिटर्न में हो। ठीक है, उसके बदले में हो। अब इसका टाइटल क्या है? रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े हैं, उनका कोई बदला, कोई रिवार्ड या कोई इनाम होगा। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हमने कहा था कि इसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो यह कि नाम से लग रहा है कि इसमें कोई प्रोडक्शन हो रही है। और प्रोडक्शन का काम कौन करता है? फार्म करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी चीज की प्रोडक्शन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं। और वो कितनी थी? 4 थी। हमने कहा था नेचुरल रिसोर्स, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या थी? लैंड। आर्टिफिशियल रिसोर्स, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या थी? कैपिटल। और दो ह्यूमन रिसोर्स थे, एक लेबर और एक एंटरप्रेन्योर। अब हमने अगर कोई बिजनेस करना है, ये 4 लोग उसमें शामिल होंगे, तो ये 4 अगर इस्तेमाल होंगे उस बिजनेस में, तो इनको भी तो बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। तो वो कहते हैं सबसे पहले जो लैंड है ना, उसके बदले में उसे क्या चाहिए होता है? रेंट। वो कहते हैं अमाउंट पेड टू लैंड ओनर फॉर यूजिंग इट्स लैंड फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। ठीक है। अब आपने ये समझना है कि जो भी कोई बिजनेस कर रहा है ना बंदा, उसने किसी किराए की दुकान में अपना कारोबार स्टार्ट किया है। तो महीने के एंड के ऊपर उस दुकान का किराया देना होगा ना। इसका मतलब है उसने अगर दुकान इस्तेमाल की है तो बदले में उस दुकान का किराया दिया है। तो उस लैंड का रिवार्ड क्या हुआ? रेंट। अब यहां पर आप सोचेंगे कि हो सकता है किसी बंदे ने दुकान बनाई हो और उसकी अपनी दुकान हो, जरूरी तो नहीं है किराए की। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये सिर्फ वो वाले खर्चे को खर्चा नहीं समझती जो हकीकत में आप जेब से पैसे अदा करें। ये उस खर्चे को भी खर्चा काउंट करती है जो हकीकत में आपकी जेब में पैसे जा नहीं रहे होते, लेकिन वो आपका एक एक्सपेंस या खर्चा हो रहा होता है। वो कैसे? कि अगर आपने घर की बैठक में कोई दुकान बनाई हुई है, ठीक है, आप कहें कि इसका तो कोई किराया नहीं होगा, ये तो उसके अपने घर अपनी है, वो खुद मालिक है इसका। लेकिन क्या अगर वो बैठक में दुकान ना बनाता तो उसके कोई गेस्ट आते तो उनको बिठाता? ऐसे ही है ना। तो अब क्योंकि वो अपनी बैठक में अपने गेस्ट को नहीं बिठा रहा, क्यों? क्योंकि उसे इस्तेमाल कर रहा है अपने कारोबार के लिए। तो ये वो एक कुर्बानी दे रहा है ना, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स उसकी इस कुर्बानी को, इस सेक्रीफाइस को भी ऐसे समझती है जैसे उसने एक कीमत अदा की है। क्या किया है? कीमत अदा की है। तो इसलिए वो खुद मालिक हो या उसने किराए पर एक्चुअल में ली हुई हो, इकोनॉमिक्स दोनों को कास्ट काउंट करती है। समझ आ गई है? और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बेशक उसने किराए की दुकान नहीं ली, उसकी अपनी दुकान है, लेकिन वो कहेगा कि यार मैं इसमें एक्चुअल प्रॉफिट तो तब मानूंगा ना कि अगर मेरी ये किराए की दुकान होती, उसमें मैं किराया भी निकालता, फिर देखता कि मुझे कितनी बचत हुई है। तो वो अंदाजा लगाता है कि मार्केट में इस साइज की दुकान की कीमत है 20,000। तो वो कहता है कि अगर इसकी 20,000 होती तो मेरे पास जो मैंने पैसा कमाया है ना महीने के एंड पर, उसमें मैंने कोई मजदूर रखा हुआ है तो उसकी तनख्वाह निकालूंगा। ठीक है। कोई और खर्चे हैं तो बिजली का बिल वगैरह वो भी निकालूंगा। और वो कहेगा बेशक मेरी दुकान है, लेकिन मैं समझूंगा किराए की है, तो 20,000 मैं ऐसे रखूंगा जैसे मैंने किराए की दुकान की अदा करने हैं। फिर जो बचत आएगी ना वो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट होगा। समझ आ गई है? तो अपने कारोबार में नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करने के अगेंस्ट जो रेंट पे करते हैं वो उस लैंड का रिवार्ड होता है। समझ आ गई है बात की? अब यहां पर देखें, वो कहते हैं टर्म एज रेंट इन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, रेंट इज द पेमेंट फॉर यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। फिक्स्ड इन सप्लाई का मतलब ये नहीं कि अब आपने कोई दुकान इस्तेमाल कर रहे हैं, कल मालिक जो है दुकान का वो कहे यार इसमें 2 फुट इस्तेमाल नहीं करना,
तीसरे दिन वो कहे कि यार आधा इस्तेमाल करना है, आधा नहीं करना। पहले दिन जितनी दुकान आपको मिली है उतनी ही आपने इस्तेमाल करनी है ना। ठीक है, तो इसलिए आपने उसको फिक्स्ड समझना है। उसके बाद लैंड के बाद दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लेबर। अब लेबर जो है वो कोई भी वर्कर या मजदूर होता है ना, वो अगर आपके बिजनेस में काम करेगा तो महीने के एंड के ऊपर या डेली बेसिस पर, मोस्टली रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा लिखा होता है यहाँ पर मजदूरों को रोजाना की बुनियाद पर उजरत दी जाती है। ठीक है, मतलब ये कि डेली बेसिस पर भी उनकी दिहाड़ी हो सकती है या महीने के एंड पर उनकी तनख्वाह भी हो सकती है। तो जो बंदा आपके बिजनेस में काम करेगा तो उसे आप क्या पे करेंगे, सैलरी या वेजेस। तो इसका मतलब है उसकी जो आपने मेहनत इस्तेमाल की है उसकी अगेंस्ट उसको जो पैसे देंगे उसे क्या कहेंगे हम, वेजेस। तो वो कहते हैं अमाउंट पेड टू वर्कर और लेबर फॉर यूजिंग हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। क्या एबिलिटीज? ये देखें, इज टर्म्ड एज वेजेस इन इकोनॉमिक्स। बैनम के मुताबिक क्या है, सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड। रेंडर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, कोई चीज देना। ठीक है, तो वो कहता है इस बंदे के मुताबिक जो वेजेस है ना, वो क्या है, वो वाली अमाउंट है जो आप किसी वर्कर या मजदूर से काम लेते हैं, बोथ उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज, और उसके अगेंस्ट उसको पैसे देते हैं। उसकी सर्विसेज देने के अगेंस्ट, सर्विसेज रेंडर्ड या प्रोवाइडेड के अगेंस्ट उसको क्या बोला जाता है, वेजेस बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ इंप्लॉयर। इंप्लॉयर किसे कहते हैं? नहीं, इंप्लॉयर कहते हैं मालिक को। ठीक है, इंप्लॉयर किसे कहते हैं, मालिक को। और जो वर्कर होता है ना, जो मुलाजिम होता है, उसको इंप्लॉय कहते हैं। अब पैक के अंदर मैं क्या हूँ, इंप्लॉय, और पैक क्या है, इंप्लॉयर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। अब आप किसी बंदे को कहें कि यार ये लकड़ी पड़ी हुई है, इससे ना चेयर बनाकर दिखाओ। अब फिजिकली वो लकड़ी काटेगा, ठीक है, उसके साइज के मुताबिक उसको सेट करेगा, उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो वो फिजिकली आप सामने से देखें तो वो हाथ पांव से काम कर रहा है, तो ये उसकी फिजिकल एबिलिटी है। साथ उसने दिमागी तौर पर भी तो सोचा कि इस लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसका डिजाइन कैसा बनाऊं। इसका मतलब है वो फिजिकली काम भी कर रहा है और दिमागी तौर पर अपनी सलाहियत भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं सिर्फ आपने ये नहीं समझना कि यार इसने फिजिकली थोड़ा सा काम किया है, हो सकता है उसका डिजाइन बनाने में वो कल रात से सोच रहा हो। ऐसे ही है ना। तो इसलिए फिजिकल और मेंटल दोनों एबिलिटीज। उसके बाद तीसरा क्या है, इंटरेस्ट, जो कि किसका रिवार्ड है, कैपिटल का। तो वो कहते हैं अमाउंट पेड फॉर यूजिंग कैपिटल गुड्स और मशीनरी इज टर्म्ड एज एन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक है पर्सन वन। ठीक है, एक है पर्सन वन जो कि कहीं पर कोई नौकरी या जॉब करता है। ठीक है, उसकी जो तनख्वाह या सैलरी है ना, वो है 1 लाख। ठीक है,
उसमें से जो महीने के वो अपने घर की जरूरियात के ऊपर खर्चा करता है, जो उनमें से वो कंजम्पशन करता है, वो है मिसाल के तौर पर 70,000। उसके बाद उसकी सेविंग्स कितनी, उसकी जेब में पैसे बच गए, 30,000 बच गए। ठीक है। अब वो 30,000 जो है अगर अपने घर में रखे तो क्या ये सेफ है? नहीं। वो क्या करेगा, वो किसी बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर उसने इसे क्या किया है, डिपॉजिट किया है। ठीक है, ताकि महफूज रहें। उधर से एक और पर्सन है, पर्सन टू। इसका क्या है, बिजनेस। पहले वाला जो था वो सैलरीड पर्सन था। सैलरीड पर्सन का मतलब जिसकी सैलरी हो, जो जॉब करता हो कहीं पर। और दूसरा कौन है, बिजनेसमैन है, जिसका कोई ना कोई बिजनेस है। इसके इसने कोई कारोबार किया, सपोज वही फोटोकॉपी और प्रिंटिंग का। इसने जो है ना वो प्रिंटिंग मशीन परचेज करनी है। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन परचेज करनी है, लेकिन इसके पास जो पैसे हैं वो नहीं है। ये सोचता है कि यार मैं क्यों ना किसी बैंक से लोन ले लूं। अब ये बैंक में जाएगा और बैंक वाले इसे क्या देंगे, लोन लेंगे, लोन देंगे। अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? बैंक के पास पैसा वही होता है जो लोगों ने अपनी सेविंग्स रखी होती है, जो लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, बैंक कुछ लोगों से पैसे लेकर अपने पास रखता है, और उनमें से कुछ और कोई कर्जा लेने आए तो उनको दे देता है। ठीक है। अब बैंक ने इस बंदे को, जो बिजनेसमैन है, इसे लोन दिया है, तो क्या जितने पैसे देगा कर्जे की मद में, वापस भी उतने लेगा? नहीं। वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई जो लोन है ना, वो अगर आपको मैं 50,000 दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो सूद होगा ना, जिसे बोला जाता है इंटरेस्ट, वो होगा 10,000। तो उसने जो वापस देना है, रिटर्न कितने करने हैं उसने, 60,000। कितने करने हैं, 60,000। ठीक है। इसका मतलब है कि उस बंदे ने अपने मशीनरी को, जो कि आर्टिफिशियल रिसोर्स है या कैपिटल है, इसको खरीदने के लिए उसने जो बैंक से लोन लिया था, उस लोन को वापस करते हुए उस लोन के साथ क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। समझ आ गई है बात की? तो इस तरह आप कह सकते हैं ना कि ये इंटरेस्ट क्या हुआ, इस कैपिटल का रिवार्ड। क्या हुआ, रिवार्ड। तो वो कहते हैं अमाउंट पेड फॉर यूजिंग कैपिटल गुड्स या मशीनरी वगैरह। तो कैपिटल का रिवार्ड इंटरेस्ट क्यों है, समझ आ गई है? कोई परेशानी तो नहीं है? ओके। उसके बाद जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? हाँ, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हम्म। हाँ, जो कि बिजनेस का आइडिया लेकर आता है। ठीक है। अब ये कोई भी बंदा बिजनेस करता है, किस मकसद के लिए करता है, प्रॉफिट के लिए। अमाउंट पेड टू ओनर फॉर टेकिंग रिस्क एंड मैनेजिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस विद अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं, जब कोई चीज कंफर्म ना हो। कोई बंदा बिजनेस करता है तो कंफर्म है कि उसे प्रॉफिट होगा, या कंफर्म है कि उसे लॉस होगा? इस चीज का पता नहीं है, ये चीज अनसर्टन है, कि उसमें दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, प्रॉफिट भी या लॉस भी, दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा था ना कि ये ओवरऑल पूरे बिजनेस अपने को मैनेज या ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, और बाकी तीन फैक्टर्स रिवॉल्व अराउंड द एंटरप्रेन्योर। ये लाइन पहले पढ़ी थी ना, रिमेनिंग थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिवॉल्व अराउंड द एंटरप्रेन्योर। और यहां पर भी वो कह रहा है मैनेजिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस विद लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट, वेदर इट विल बी अ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। जी।
ये आखिरी वाला, प्रॉफिट वाला, अमाउंट पेड टू ओनर फॉर टेकिंग रिस्क एंड मैनेजिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस विद अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। वो कहते हैं जो मालिक है ना उसका इनाम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और वो कहते हैं उसे प्रॉफिट क्यों देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ओवरऑल पूरे बिजनेस को वो मैनेज कर रहा होता है। और साथ ये वाली उसने हिम्मत दिखाई होती है कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस, उसने फिर भी कारोबार किया हुआ है। तो उसके इस अनसर्टेनिटी को बेयर करने का, इतना बड़ा रिस्क लेने का भी इनाम क्या है, प्रॉफिट। जी बताएं। जी। हर बिजनेसमैन तो लोन मतलब बैंक से तो लोन का मोहताज नहीं होता ना, उसके पास अगर पैसे हो तो फिर उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मैं वही चीज आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि हम जरूरी नहीं है कि अब हर कारोबार में कैपिटल या मशीनरी को खरीदने के लिए बंदा बैंक से कर्ज ले। उसके पास वैसे भी पैसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, इसको इसमें इकोनॉमिक्स अगर कहे ना कि ये कानून है, उसमें भी कहती है कि यार इस कंडीशन में कानून नहीं होता, ठीक है। उसमें हमने एज्यूम करना होता है कि ये चीज बस फर्ज कर लेनी है कि ऐसे है। समझ आ गई है। जब आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सी चीजों के अंदर हमने चीजों को अजम्पशंस के तौर पर लेना होगा। क्या, अजम्पशंस के तौर पर। इकोनॉमिक्स खुद कहता है कि अगर मैंने ये आप लोगों को बता दिया ना कि ये कानून है, तो भाई नीचे कुछ अजम्पशंस हैं, आपने एज्यूम करना है कि अगर ये होंगे तो ये कानून होगा वरना नहीं होगा। समझ आ गई है। तो ये हमने पूरी इकोनॉमिक्स में जहां पर भी चीजें पढ़नी है साथ साथ कुछ चीजों को एज्यूम करना है। समझ आ गई है। तो इसलिए आपने एज्यूम, यही जैसे रेंट था, उधर भी मैंने बताया था ना आपको कि मालिक की दुकान अपनी हो तो फिर किराया किस चीज का, लेकिन हमने एज्यूम किया कि वो किराए की दुकान होगी। यहां पर भी आपने ये बात, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि किसी को बैंक से लोन लेने की जरूरत हो, लेकिन बेशक हर बंदा नहीं लेता, कोई तो लेता है ना। समझ आ गई है। और कोई जो लेगा बैंक से लोन लेकर अपना कैपिटल खरीदेगा, तो उसके अगेंस्ट उसे क्या रिवार्ड होगा, उसका इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद वो कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो वो बता रहा है, इसमें कितने एजेंट्स को वो डिस्कस कर रहा है, दो एजेंट्स को। पहला कौन सा, कंज्यूमर, और दूसरा कौन सा, फर्म। कंज्यूमर का वो क्या कहता है, मैंने कहा था ना कि पहला इसका पॉइंट ये पढ़ लें, दे बाय प्रोडक्ट्स बाय पेइंग प्राइसेस। कंज्यूमर वही बायर होता है ना, ये बात ठीक है। और मैंने कहा कि जब वो जरूरियात की चीजें खरीदता है तो उनके लिए पैसे खर्च करता है ना, और वो पैसे कहीं से कमाता भी है पहले। तो जब कहीं पर नौकरी कर रहा होगा वर्कर के तौर पर, तब उसको क्या बोलेंगे, लेबर। तो दूसरी बात ये होगी, दे एक्ट एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या लेबर। दोनों रुख हो गए ना किसी भी बंदे के। उसके बाद जो फर्म है, फर्म का काम क्या होता है, इट सेल्स द प्रोडक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग देम। ऐसे ही है ना, चीजों को बनाती है और बेचती है, या बनी बनी चीजें लेती है और फिर उनको रीसेल करती है। और जब चीजों को बेचेगी तो पैसा कमाएगी ना। तो महीने के एंड पर वो फर्म या बिजनेस देखता है कि मैंने कितने पैसे कमाए, फिर उसमें से वो दुकान का किराया देता है, जो वर्कर या लेबर काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी या वेजेस देता है। बैंक का कोई कर्जा है तो वो इंटरेस्ट समेत उसकी भी किस्त वगैरह अदा करता है। और एंड पर देखता है कि मैं मालिक हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉफिट बचा है या लॉस हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब है फर्म का ये काम आपको पता है कि चीजें बनाती है और बेचती है। उसके बाद जब पैसे आते हैं तो वो कहते हैं फिर वो अपने वर्कर को तनख्वाह देती है, इट प्रोवाइड वेजेस और सैलरीज टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर। समझ आ गई ये बात की। तो इधर कंज्यूमर में देखें कि एक बंदा चीज खरीदने गया और फर्म ने उसे चीज बेची है, ठीक है। और इस बंदे ने जब चीज खरीदी उससे पहले कहीं पर काम किया है, तो इसका मतलब है एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। और फर्म ने जब चीज बेची तो उसके बाद पैसे कमाकर अपने उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पैसे दे दिए। समझ आ गई है, दोनों एंगल से कंज्यूमर और फर्म की। चलें कोई। कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करें, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताए हैं वो कितने थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और
एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब वैसे तो चार थे, चारों की हमने डिस्कशन देखी है, लेकिन वो कहते हैं इन चार में से ना दो की थोड़ी डिटेल डिस्कशन है। दो की क्या है, थोड़ी डिटेल डिस्कशन है। वो कौन कौन से हैं? वो कहते हैं उनमें से एक जो है ना वो है लेबर, और दूसरा है कैपिटल, ठीक है। चार में से दो की थोड़ी डिटेल डिस्कशन है, एक लेबर की और एक कैपिटल की। अब वो कहते हैं लेबर की जो डिटेल डिस्कशन है ना, उसके रिलेटेड जो टॉपिक है उसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। अब हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब है। अब यहाँ पर मैं कहता होता हूँ बच्चों को कि हकीकत में इसका नाम होना क्या चाहिए था। इसका नाम होना चाहिए था वैसे डिवीजन ऑफ वर्क, और इसका नाम होना चाहिए था स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। लेकिन जो बुक में है आपने वैसे ही याद करना है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो काम को तकसीम किया जाता है ना, बंदे को तो तकसीम नहीं किया जाता। और दूसरा स्पेशलाइजेशन काम की निस्बत किसी बंदे में होती है कि यार ये बंदा इस काम का स्पेशलिस्ट है। जैसे डॉक्टर की डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशन होती हैं, लेकिन आपने इस चीज को ऐसे ही समझना है जो जैसे लिखी हुई है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि पैक के जो ओनर्स हैं उन्होंने पैक कॉलेज बनाया, ठीक है। अब उनको लगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज होनी है। अब ओवरऑल उनका जो वर्क था ना, ठीक है, जो ओवरऑल वर्क था वो क्या था कि उन्होंने पैक को चलाना है। ओवरऑल काम उनका क्या था कि पैक का इदारा जो हम बना रहे हैं इसको हमने चलाना है। और उन्होंने कहा यार पैक के अंदर देखा जाए तो वो हिफाजत के लिए गार्ड भी होना चाहिए, पढ़ाने के लिए टीचर्स होने चाहिए, सफाई के लिए सफाई वाला होना चाहिए, कोई चाय बिस्किट लेना है ऑफिस बॉय होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कोई एडमिशन के फ्रंट ऑफिस में बंदे होने चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल सिस्टम मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर होना चाहिए। समझ आ गई बात की? ओवरऑल काम क्या था, पैक को चलाना। उसके अंदर उन्होंने कहा एक है सफाई का काम, दूसरा है टीचिंग का काम, तीसरा है सिक्योरिटी का काम, चौथा है फ्रंट ऑफिस का काम, और पांचवा है ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करने का काम। इसका मतलब है प्रोजेक्ट तो वही है कि पैक को चलाना है। उस ओवरऑल प्रोजेक्ट को उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है। समझ आ गई है? और उधर से उन्होंने 20 लोगों की भर्ती की है, ज्वाइनिंग 20 लोगों की हुई है पैक में। उनमें से उन्होंने कहा कि हाँ भी फलां फलां बंदा जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए बैठेगा, जितने 10 लोग जो हैं वो टीचिंग करेंगे, 2 लोग जो हैं वो सफाई का काम करेंगे, 5 लोग जो हैं फ्रंट ऑफिस में बैठेंगे, और एक मैनेजर होगा, ठीक है। इसका मतलब है ओवरऑल पहले उन्होंने कहा कि पैक चलाना है तो इसमें काम किस किस तरह के होंगे, फिर हर काम के लिए उन्होंने लोगों को लगा दिया। ऐसे ही है ना? तो ओवरऑल वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड किया, और हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई बंदा असाइन कर दिया। अब किसे असाइन किया होगा, जो अनाड़ी होगा या माहिर होगा उस काम में? माहिर होगा। तो वो कहते हैं जब ओवरऑल पैक ने अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड किया है ना, इसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। और हर काम को करने के लिए जब मजदूरों को वर्कर्स को लगाया, उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। समझ आ गई है बात की? तो यहाँ पर देखें असाइनिंग अ स्पेसिफिक टास्क टू स्पेशलाइज लेबर, और इसमें डिवीजन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू डिफरेंट टास्क, डूइंग द वर्क इन विच यू आर स्पेशलाइज्ड इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी अदर वर्क इन मीडियोकर वे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। अगर वो कहते हैं कि भाई 5 काम है ना, 5 लोगों को लगाते हैं वो सारे मिलजुल के कर लेंगे, तो क्या वो अच्छे से काम होता? नहीं। या एक टीचर कहे कि मैं 6 सब्जेक्ट अकेला पढ़ा सकता हूँ, तो क्या लगता है वो हर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होगा? नहीं होगा। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन का मतलब होता है कि जो बंदा कहना मैं सब कर सकता हूँ, हकीकत में अच्छा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये समझ आ गई है?
अच्छा, अब वो कहता है रीजंस बिहाइंड मोर प्रोडक्शन अंडर डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन इन रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो पहला वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के पीछे क्या रीजंस है। पहला वो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। वर्कर्स यूज देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज, इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एंड डिक्रीजेस द एवरेज कॉस्ट। वो कहता है कि जब आप किसी बंदे को वो काम देंगे ना, वो असाइन करेंगे जिसमें वो स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। वो कहेगा एक तो वो अपनी स्किल्स को यूज करेगा अच्छे से। दूसरा, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर आप मिसाल के तौर पर अपनी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक बंदा है अनाड़ी, वो आधे घंटे में शायद 2 यूनिट बनाएगा, और जो एक्सपर्ट है वो 15 मिनट में 5 यूनिट बनाएगा। तो इसका मतलब है उसने ज्यादा प्रोडक्ट बनाए ना, ज्यादा यूनिट्स बनाए, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी। और दूसरा क्या है, एफिशिएंसी, कि जो अनाड़ी होगा वो क्वालिटी वाली चीज भी नहीं बनाएगा, और जो एक्सपर्ट होगा वो एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद जो अनाड़ी होगा उससे सिखाना पड़ेगा कि भाई ये काम ऐसे करना है, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जो एक्सपर्ट है उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। और डिक्रीजेस द एवरेज कॉस्ट। अगर आप 2 अनाड़ियों को काम पर लगाएं और 80,000 एक बंदे की सैलरी हो, वो बेहतर है, या एक एक्सपर्ट को लगाएं और उसकी सैलरी 1,20,000 हो। एक्सपर्ट को लगाएं 1,20,000 है, 2 अनाड़ी होंगे वो 1,60,000 लेंगे। तो अनाड़ियों को लगाने से उल्टा खर्चा या कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि जो एक्सपर्ट होता है ना, वो चीज़ों को वेस्ट भी नहीं होने देता, उसे पता होता है मैंने चीज़ ऐसे इस्तेमाल करनी है। अनाड़ी एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत सी रिसोर्सेज या चीज़ों को वेस्ट भी कर देता है। और सेविंग ऑफ टाइम क्या, डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एज इट कट्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोडक्शन टास्क टू एन अदर। ये मिसाल के तौर पर एक बंदे को आप कहें कि यार ये काम भी तुमने करना है, ये भी, एक बंदा मुख्तलिफ काम की तरफ स्विच होगा तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इस काम के लिए कोई और बंदा लगा हुआ है, इसके लिए कोई और, इसके लिए कोई और। अब लेज वाला कोई लेज की दुकान है, एक तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको बेचते हैं ना, लेज जहाँ बनते हैं कोई फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, वहां पर एक बंदा है जो चिप्स तल रहा है, दूसरा है जो पैकेट में डाल रहा है, तीसरा है जो उसकी फाइनल पैकिंग कर रहा है। अगर एक बंदा तीनों काम करेगा तो टाइम जाया होगा। लेकिन हर एक काम के लिए बंदा आगे से रेडी बैठा है कि और आए पैकेट में इसको पैकिंग करूं इसकी, तो उसमें क्या होगा, फिर टाइम बच जाएगा। परफॉर्मिंग सेम टास्क इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी एंड मेक देम हाईली स्पेशलाइज्ड। अगर मैं मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स के साथ साथ 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मुझे चारों सब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा ना, अपने नॉलेज में इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या 2 पढ़ाता हूँ, तो 2 के लिए मैं ज्यादा टाइम इन 2 सब्जेक्ट्स को दूंगा। जिससे फिर क्या होगा कि एक जैसा काम करने की वजह से, एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ाने की वजह से मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, बेहतर होगी, और फिर मैं ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगा। प्रमोट इन्वेंशन एंड क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर इनोवेशन इज एनहांस्ड। इनोवेशन या एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि जब मैंने आज से 4 साल पहले इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए थे ना, अपनी सोच के मुताबिक वो बेस्ट थे, फिर अगले साल बनाए वो उससे बेहतर थे। आज की डेट में मुझे लगता है कि पहले वाले तो शायद कुछ भी नहीं थे, आज तो बहुत बेहतर मैंने बनाए हैं। हो सकता है अगले 2 साल के बाद मैं कहूँ कि यार ये भी नहीं थे इतना मजे के, अब और ज्यादा बच्चों के लिए अच्छे हैं। लेकिन जो 4 साल पहले बनाए बच्चों को वो भी पसंद है, और जो अब बनाए बच्चों को वो भी पसंद है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा उसके ऊपर काम करता गया, क्योंकि एक काम कर रहा था ना मैं जिसमें मैं एक्सपर्ट था, उसमें ज्यादा मैं इनोवेशन या एडवांसमेंट लेता आया कि यार पहले मैंने टॉपिक का ये सीक्वेंस किया, अब इसका ये सीक्वेंस हो, अब फलां जो लाइन है इसको फलां टॉपिक के साथ अटैच करूं क्योंकि उसके साथ इसका कनेक्शन है, इसको वहां कर दूं। ठीक है। तो रेपिटेटिव काम करके एक ही तरह के काम करने के ऊपर वर्किंग की वजह से ही आपके अंदर स्किल्स प्रोड्यूस होती हैं। समझ आ गई है बात की। और इंटरनेशनल का डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट कंट्रीज हैव कंपैरेटिव एडवांटेज in production of different crops due to suitability of land, rainwater and required temperature. Pakistan has advantage over other countries in the region in production of cotton due to fertile soil वगैरह। अब इसमें वो बता रहा है बेसिकली कि पाकिस्तान को दुनिया के बाकी मुल्कों की निस्बत एक चीज़ का फायदा है कि हमारा जो है ना एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम ज्यादातर चीजें उगाते हैं। हमारे पास इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है कि हम मशीन से चीजें बनाएं, हमारे पास जमीन अच्छी है, हम वहां पर चीजें ज्यादा उगाते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं इसको जो है दूसरे मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान को क्या है, एक कंपैरेटिवली एडवांटेज है।
अब उसके बाद है, मैंने कहा था ना जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनमें से हमने कहा दो की थोड़ी डिटेल डिस्कशन है। एक मैंने बोला था कौन सा, लेबर। लेबर की क्या देखी, डिवीजन ऑफ लेबर, और दूसरा स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। और इसके अलावा कौन से फैक्टर की एक्सप्लेनेशन है, दूसरा कैपिटल है। ठीक है, और इसके रिलेटेड टॉपिक का नाम क्या है? हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। तो पहले वाला हमने पढ़ लिया है ना, लेबर वाला। अब हमने क्या पढ़ना है, कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। अवैस क्यों हंस रहे हो? उसने जोर से बोला यस सर इसलिए। चलें, अच्छी बात है ना, जितना मैं जोर लगा के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऊंची आवाज में। अच्छा, अब ये देखें, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? वो कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ मैन मेड गुड्स। अगर मैं कहूँ कि इस मुल्क में अगर देखा जाए ना, तो प्रिंटिंग मशीनें जो हैं वो तकरीबन 5,000 हैं। ठीक है, 2024 में। अब मैं कहता हूँ कि अब वो 6,000 हो गई हैं 2025 में। इसका मतलब है नंबर ऑफ मशीन्स में क्या हुआ, इजाफा। तो इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब इसकी रीडिंग करते हैं। यूज ऑफ करंट रिसोर्सेज टू क्रिएट कैपिटल गुड्स सच एज टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, यूज ऑफ करंट रिसोर्सेज टू क्रिएट कैपिटल गुड्स। अब इसका मतलब क्या है? अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि भाई, आप एक पर्सन वन, ये कहीं पर जॉब करता है, इसे क्या मिलती है, सैलरी, जो कि क्या है, 1 लाख तक है। अब उसमें से इसका महीने का खर्चा है 50,000। ठीक है, साथ इसने ना कोई बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, इसे बिजनेस के लिए किसी मशीनरी की जरूरत है, तो 50 के बाद बाकी कितना बच गया, 50,000। ये कहता है कि यार इसमें से जो 30,000 है ना, वो भी मैं अपने इस बिजनेस में लगा देता हूँ। अगर ये चाहता तो उसको भी खर्च कर सकता था घर में, लेकिन इसने उसे सेक्रीफाइस किया है कि नहीं यार, इसे खर्च नहीं करता, इसे मैं अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इन्वेस्ट। इसका मतलब है उसने अपनी करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया है टू मेक इट्स बिजनेस मोर स्ट्रांगर, या टू डू मोर इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस। तो यहां पर देखें कि करंट अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर डेडिकेटेड टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। समझ आ गई है कि अभी जो पैसे थे उसने उसको डेडिकेट कर दिया, हवाले कर दिया, नाम कर दिया किसके, मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, कैपिटल गुड्स के हवाले, ताकि मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकूं। It is a dedication of a part of society's current available resources to the purpose of increasing the stock of capital goods. This means that part of current consumption is sacrificed for the accumulation of capital goods. करंटली इसको कंज्यूम वो कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने ये अभी खर्च नहीं करना है, ये खाने पीने के ऊपर या घर की जरूरियात के ऊपर खर्च नहीं करना, बल्कि किस लिए किया है, ताकि मेरी कैपिटल गुड्स में इजाफा हो सके। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, इजाफा या इकट्ठा होना किसी चीज का। तो वो कहते हैं लेस द प्रेजेंट कंजम्पशन द मोर कैपिटल फॉर्मेशन विल बी। अब वो 1 लाख तनख्वाह थी, तो 1 लाख पूरा खर्च कर सकता था ना, लेकिन उसने खर्च कितना किया, 50,000। उसने अपनी कंजम्पशन को कम किया है, किस लिए, ताकि कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो सके। समझ आ गई है बात की? कोई इशू तो नहीं है? अब वो कहते हैं ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इसके 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 3। पहला, दूसरा,
तीसरा, जो मैंने आपको कैपिटल का रिवार्ड इंटरेस्ट समझाने के लिए पूरा सिनेरियो बताया ना, पर्सन 1 और 2 का, ये वही वाला है। ठीक है। पर्सन 1 होगा जो कहीं पर जॉब करता है, उसकी सैलरी 1 लाख है, 70,000 उसका खर्चा है, 30,000 बच गए। अब घर में रखने की बजाय वो 30,000 किसी बैंक में जाकर जमा कराएगा। तो बैंक में जमा कराएगा, उधर से एक और बंदा जिसका कोई बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस में कैपिटल या मशीनरी खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए। अब वो उस बैंक में जाता है कि यार मुझे इतने अमाउंट का कर्जा चाहिए। बैंक के पास उन्हीं लोगों के डिपॉजिट्स पड़े होते हैं, तो बैंक उनमें से वो पैसे उसको जो उसे चाहिए होते हैं कर्जे की शक्ल में दे देता है, और साथ उसे कहता है कि भाई तुमने बैंक ये कर्जा जो वापस करना है ना, उसके साथ इंटरेस्ट या सूद भी पे करना है। अब यहाँ पर देखें, वो लोग जिन्होंने अपने डिपॉजिट्स बैंक में रखे, वही डिपॉजिट्स बैंक ने आगे लोन की शक्ल में और लोगों को दे दिए। तो जब मैंने कहा कि उस बंदे ने 1 लाख की सैलरी में से 70,000 का खर्चा किया और 30,000 बचाया, बचत की, तो सेविंग्स प्रोड्यूस हुई ना। क्या हुई? सेविंग्स प्रोड्यूस हुई, सेविंग्स हुई। तो उस स्टेप को क्या कहेंगे? क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। फिर उसने सेविंग्स को घर में नहीं रखा, बल्कि घर से बैंक की तरफ ले गया है। तो इसका मतलब है अपनी सेविंग्स या बचत को घर से बैंक की तरफ उसने ट्रांसफर किया है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। फिर उन डिपॉजिट्स को बैंक में रखा हुआ था और कोई और बंदा आया बैंक से कर्जा लेने। क्यों? क्योंकि उसने बैंक से कर्जा लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो वो सेविंग्स जो किसी और बंदे की तरफ से रखी गई थी, वो एक दूसरा बंदा एज इन्वेस्टमेंट अपने कारोबार में कर रहा है। तो इसे कहते हैं कि उन सेविंग्स की अब क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट हो रही है। तीनों स्टेप्स समझ आ गए? इसकी रीडिंग कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ सेविंग्स में क्या है? सेविंग्स आर डन बाय द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। दे सेव मनी बाय नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेवल ऑफ सेविंग्स इन अ कंट्री डिपेंड्स ऑन पावर एंड विल टू सेव। बंदा बचत तब करता है, एक तो जब उसके पास सैलरी में से कुछ बचने वाला हो। ठीक है, अगर तो घर की जरूरत के जितना पैसे हो फिर तो बचत नहीं हो सकती। एक तो उसे बचत हो सकने वाली सिचुएशन हो, दूसरा उसकी ख्वाहिश भी हो। बहुत हुआ बंदे की सैलरी में से पैसे बच रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार खाते पीते हैं, मौज करते हैं। ठीक है। इसका मतलब है उसे बचत तो हो रही है, पावर है, लेकिन उसकी विलिंगनेस या ख्वाहिश नहीं है। तो वो कहता है बचत या सेविंग तब होती है जब दोनों चीजें हों। द सेविंग कैपेसिटी ऑफ डिपेंड्स ऑन द एवरेज लेवल ऑफ इनकम। अगर किसी की लाखों में तनख्वाह है तो वो उनमें से अगर 20% भी बचाएगा तो वो भी लाखों में होंगे ना। लेकिन अगर किसी की हजारों में तनख्वाह है तो वो उसमें से 10% बचाएगा या 50% भी बचाएगा तो वो हजारों में होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ये आगे हमने चैप्टर 5 में डिस्कस करना है। व्हेन द एवरेज लेवल ऑफ इनकम इज हाई देन पीपल टेंड टू सेव मोर। इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा बचत हो सकेगी ना। दूसरा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल और हाउस होल्ड टू बिजनेसेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। फंड्स आर सप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बैंक, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये याद कर लेने। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर द इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? कि जब कैपिटल गुड्स की बात हो, जो जूस है ना, जिसको डायरेक्ट आपने पीना है, इस्तेमाल करना है, उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड। और जूस बनाने के लिए जो जूसर मशीन है उसको कहते हैं कैपिटल गुड। ठीक है। तो कैपिटल मार्केट की बात आ गई तो जूसर मशीन की बात होगी, जूस की बात नहीं होगी। समझ आ गई बात की? इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल इज इंटेग्रल फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। दिस कैन ओनली हैपन इफ देयर आर इनफ एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। कि बैंक से डिपॉजिट लेकर कोई बंदा बिजनेस में कब करता है? जब इतनी ज्यादा सोच रखने वाले कारोबारी हजरात हों, कि जिन्होंने सोचा हुआ कि हमने बिजनेस ही करना है, कोई जॉब वगैरह नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद है 3 डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय 3 डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। 3 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय 3 डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज जितना पढ़ लिया है वो इनफ है।